नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। कानून और आप और अली बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। अपना प्रोग्राम शुरू करता हूँ आज ऑन द 9th of March 2015। सबसे पहले जो कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रही हैं, हर हफ्ते मैं मेंशन करता रहता हूँ। मैंने पिछली दफ़ा भी मेंशन किया था कि जो मैरिज रेगुलेशंस चेंज हुई हैं वो भी इन इफेक्ट आ चुकी हैं। सो अब जब आप नोटिस ऑफ इंटेंशन देते हैं शादी के लिए तो आपको इंटरव्यू किया जाएगा अगर आपका यहाँ पे स्टेटस सेटल स्टेटस नहीं है। वो तो एक चीज़ है, हम काफ़ी पहले बात कर चुके हैं, मैं उसके ऊपर और बात नहीं करूँगा। जो एक नई चीज़ अनाउंस हो चुकी है वो विज़िट वीज़ा रेगुलेशंस के ऊपर था। मैंने बताया था कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये था कि कुछ चेंजेस आएंगी जो कि सिंप्लीफाई करेंगी प्रोसेस को। उन्होंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश तो की है, लेकिन जिस तरह होम ऑफिस की रेगुलेशंस चलती हैं और जिस तरह उनकी ड्राफ्टिंग चलती है उसमें कुछ वो होम ऑफिस ही किया जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करे चीज़ों को। सो अभी भी विजिट वीज़ा रेगुलेशंस के अंदर उन्होंने कुछ कैटेगरीज बना दी हैं। एक ऑब्वियसली जो जनरल विजिटर कैटेगरी है वो उसी तरह से है, जो स्टूडेंट विजिटर की कैटेगरी है वो भी है, जिसके अंदर उन्होंने अब उसको कोर्सेज से रिलेट कर दिया है। उसके अलावा कुछ उन्होंने ऐसा किया कि जहाँ पे आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आ रहे हैं, कोई पेड किसी बिजनेस के लिए आप आ रहे हैं, वो भी एक उसके अंदर चीज़ आती है। सो इतना इजी तो नहीं किया गया, फॉर्म्स को चेंज कर देंगे, कुछ रूल्स के अंदर चेंजेस आ गई हैं, उनको डिफरेंट तरह से रख दिया है। बातें सारी बेसिकली वही हैं लेकिन उसके अंदर प्रोसेसेस डिफरेंट बना दिए गए हैं। जैसे जैसे आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी और जैसे जैसे हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसको ज़्यादा क्लियर करेंगे कि उसके अंदर उसको अप्लाई करने में क्या चेंजेस लाई जा रही हैं। सो वो जैसे चेंजेस आएंगी उसके मुताबिक उनको देखेंगे। इससे पहले कि मैं फ़ोन कॉल्स लेनी शुरू करूं, जल्दी से अपना टाइम टेबल बताता चलूं। हर हफ्ते की तरह इस दफ़ा भी हमारा जो प्रोग्राम है वो यही है कि इंशाल्लाह कल इल्फर्ड में लोगों से मुलाकात होगी, इल्फर्ड गैंडसेल ऑफिस के अंदर। उसके बाद परसों वेंसडे को इंशाल्लाह साउथ हॉल में मुलाकात होगी और थर्सडे को मैनचेस्टर में मुलाकात होगी लोगों से। सो अगर आप मिलना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं तो अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करा सकते हैं। और अब क्योंकि हमारी 2 ब्रेक्स होती हैं तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा टाइम इस पर ना गुजारूं और सीधा फ़ोन कॉल की तरफ चलूं। सो मुझे बताया जा रहा है फ़ोन कॉल्स ऑन होल्ड हैं। सो पहली फ़ोन कॉल लेते हैं। जी हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम अमरीन है। मैंने फ्यू वीक्स बैक भी कॉल की थी और मैंने क्वेश्चन किया था पीएचडी के सिलसिले में कि मुझे अपनी एप्लीकेशन वेरी करनी है और उसके लिए एक्चुअली मुझे टाइम थोड़ा कम पड़ रहा था एडमिशन का, तो मैंने उसके लिए एफएलआरओ डाला था और आपने मुझे एडवाइस किया था कि इसको फिर मैं वेरी कर सकती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वेरी नहीं कर सकी क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे कंडीशन दे दी थी कि पहले आपके पास वीज़ा होना चाहिए फिर हम आपको कैश का सिलसिला कर सकते हैं, और उस वक्त मेरे पास वैलिड वीज़ा नहीं था तो मुझे वेट करना पड़ा। तो अभी मेरा एफएलआरओ की एप्लीकेशन का 5 वीक्स के अंदर उन्होंने डिसीजन कर दिया काफी अर्ली और उन्होंने रिफ्यूजल कर दिया और साथ में अपील का राइट भी दे दिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो रिजेक्शन की है वो उसकी बेसिस तो वो यही कहते हैं, जाहिर है कि एक तो उन्होंने कर्टेलमेंट मुझे लेटर भेजा था तो 2 महीने दिए थे, तो मैंने भी उसमें अपना केस रखा था कि 2 महीने इनफ नहीं है, उसको उन्होंने कंसिडर नहीं किया उस चीज को। अब वो ये कह रहे हैं कि आप राइट तरीके से भी एप्लीकेशन कर सकती थी। फॉर इंस्टेंस आप अपने कंट्री जाके स्टूडेंट के लिए करती हैं और मतलब ये कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ कि इसमें क्या हो सकता है, किस तरह से मैं इसको लेके चलूं, खुद मैं रिप्रेजेंट खुद अपने आप को कर सकती हूँ क्योंकि उसमें लॉ की काफी शिके विके हैं, वो समझना काफी मुश्किल है ना। तो मुझे कोई आप इसमें एडवाइस अगर कर सके, और आपका डे बर्मिंघम के लिए क्या होता है वो भी अगर आप बता दें तो। ओके जी, पहले तो जो बर्मिंघम वाली बात है, बर्मिंघम मैं करता होता हूँ जी वन थर्सडे इन अ मंथ। सो गालिबन जो इस हफ्ते का इस महीने का जो लास्ट थर्सडे होगा मैं प्रॉब्ली वो बर्मिंघम में करूँगा। मैं प्रोग्राम पे अनाउंस कर देता होता हूँ बिकॉज कुछ बीच में और चीज़ें आती रहती हैं तो हर दफ़ा मैं पहले से डेफिनेट नहीं कर सकता, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो लास्ट थर्सडे होता है वीक मंथ का उसके अंदर मैं जाके बर्मिंघम में करूँगा। बाकी आपकी जो बात है कि आप इसमें क्या कर सकती हैं, सिचुएशन आपकी वही जो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए और भी होती है, वो यही है कि कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ ये कहते हैं कि नहीं आपके पास वैलिड वीज़ा होगा तो हम कैश लेटर इशू करेंगे। कॉलेज के आप खिलाफ इसलिए नहीं जा सकते बिकॉज कैश लेटर के बगैर आपका काम नहीं हो सकता। जो आप वीज़ा की बात करते हैं, वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास कैश नहीं होता। सो वो चिकन एंड एग वाली सिचुएशन बनती है, कैच 22 सिचुएशन बनती है जहाँ पे आप कहीं से भी इनके साथ जीत नहीं सकते।
अब उसमें वो कहते यही हैं कि जी जो आपको टाइम पीरियड दिया जा रहा है उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप वापस चले जाते हैं अपनी कंट्री में तो आप यहाँ पे ओवरस्टे नहीं होते, और वहाँ से जाकर अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं अपना कैश लेटर इशू करवाने के बाद तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जो आप मुझे सिचुएशन बता रही हैं उसके अंदर आपके लिए बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट जो चीज़, जो ऑप्शन बन रहा है वो यही बन रहा है। दूसरी एक चीज़ आप और ट्राई कर सकते हैं, वो ये हो सकती है कि अगर आप अपील कर दें, इसकी अपील करने के बाद अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से, किसी और कॉलेज से आप कैश लेटर इशू करवा लें, बिकॉज ये भी डिफ़र करता है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन जाती है। मैं कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलेशंस तो नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आप थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ऐसा कॉलेज या कोई ऐसा यूनिवर्सिटी मिल जाती है जो कि आपकी सिचुएशन को समझते हुए आपको उसके अंदर हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको कोई इसमें वे आउट तो फ़ौरन नहीं बता सकता। जो ऑब्वियस चीज़ें नज़र आती हैं वो आपको भी पता ही हैं, सो मैं इसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर रहा। ऑब्वियस चीज़ यही है, एक तो ये कि आप वापस चले जाइए और वापस जाके आप अपना अप्लाई करें वीज़ा जो प्रॉपर कैश लेटर के साथ होगा। सो अगर आप पहले ओवरस्टे नहीं हुई हैं, आपका कोई इशू नहीं है, कोई ब्रीच नहीं है, तो आपको इंशाल्लाह काम हो जाना चाहिए। अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहती हैं तो दूसरी चीज़ आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप अपील करके टाइम गेन कर लें उसके ऊपर, और फिर जब आपको अगर कहीं से कोई कैश लेटर इशू हो जाता है तो फिर आप वेरिएशन की दरखास्त डाल दें, क्योंकि जब तक आपकी अपील डिसाइड नहीं होती आप अपने ग्राउंड्स भी वेरी कर सकते हैं। सो अगर आपके पास कैश लेटर इशू हो जाता है तो फिर आप वेरिएशन की रिक्वेस्ट एक और डाल सकते हैं कि जी अब मेरे पास कैश लेटर आ गया है, मैं अब नई एप्लीकेशन करना चाहती हूं, लेकिन क्योंकि मेरी अपील पेंडिंग है मैं नई एप्लीकेशन नहीं कर सकती, लेकिन मेरे ग्राउंड्स वेरी कर दिए जाएं, तो उसमें फिर होम ऑफिस आपको ट्रीट कर लेता है एज अ वेरिएशन, और उसके अंदर फिर आपसे रिक्वेस्ट कर दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि अच्छा आप अपने फॉर्म्स दोबारा सबमिट कराएं या आप उसके अंदर जो हमारी फ़ीस है वो बाकी फ़ीस सबमिट करवाएं, उसकी वजह से आपका काम हो सकता है। लेकिन डिफ़िकल्टी आपकी वही आएगी कि क्या आपको कहीं से कैश लेटर इशू हो जाएगा या नहीं होगा। जो सबसे ईजी इसमें वे आउट नज़र आ रहा है आपके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए वो यही समझ आती है कि अगर आप वापस चले जाती हैं और वापस जाके अपना कैश लेटर इशू करवा के उसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करके आ जाएं, तो आपका जो गैप है वो भी कोई काउंट नहीं होगा उसके अंदर जो आपका टाइम पीरियड चलता आ रहा है। और अगर आप इसको सही टाइम पे कर लेती हैं अगर, तो उसमें सिर्फ आपने देखना ये है कि आपने कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, जिस तरह से हो सके। अभी आपका FLR एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है, फौरी तौर पे आप अप्लाई कीजिए उसके लिए कैश लेटर के लिए, और उनसे कहें कि जी मैं वापस जाके अपनी कंट्री से अप्लाई करूंगी। अगर आप वापस चले जाती हैं वहाँ पे आपको कैश लेटर इशू किया जाता है तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी, आई वुड लव टू हेल्प के यहाँ से मैं आपको कोई ऐसा रास्ता बता दूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई रास्ता भी फ़ौरन नज़र नहीं आता कि जब मैं आपको बता सकूँ जो आपको अभी यहीं से हेल्प करेगा, सिवाय इससे कि आप वापस जाएँ और आप वहाँ से अप्लाई कर आ जाएँ। आई एम सॉरी, इसके अलावा मैं आपको अभी और कुछ भी नहीं बता सकूँगा। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम। अली भाई, मेरा सवाल रेडिंग से बात कर रहा हूँ, उमर नाम है मेरा सवाल मेरे एक फैमिली फ्रेंड के लिए है कि उनके मामू यहाँ होते हैं और वो पाकिस्तान में होते हैं। आया उनके लिए कोई पॉसिबिलिटी है कि उनके मामू उन्हें स्पॉन्सर करके किसी ऐसे वीज़े पे यहाँ बुला सकें जिससे वो यहाँ काम भी कर सकें? अगर यूके नहीं बुला सकते तो वो यूरोप के किसी कंट्री में बुला सकते हैं, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। या जो आप यूरोप की बात बताते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उनमें उनका किसी यूरोप कंट्री में पाकिस्तान से बैठ के हो सकता है काम या नहीं हो सकता? ओके, चलिए मैं बताता हूँ जी। देखिए, यूरोपियन रेगुलेशंस की एक चीज़ याद रखिए, यूरोपियन रेगुलेशंस आपको बहुत एक फ्लेक्सिबिलिटी दे देती हैं अगर आप उनकी कंडीशंस को पूरा कर सकते हैं। यूरोपियन रेगुलेशंस के अंदर सबसे पहली चीज़ ये आती है जो डिपेंडेंसी वाला एक कॉन्सेप्ट बनता है। आप जो इसके अंदर आपका एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि यूके में तो मुझे नज़र नहीं आता उनका काम होते हुए, क्योंकि यूके में अगर आप देखें कि जी मामू हैं एप्लीकेंट पाकिस्तान में बैठा है, मामू ने स्पॉन्सर करना है, किस बेस पे स्पॉन्सर करना है? क्या वो ये कह रहे हैं कि जी डिपेंडेंट रिलेटिव है? अगर डिपेंडेंट रिलेटिव के ऊपर लेके चल रहे हैं तो आपको वो जाना पड़ेगा जो इमिग्रेशन रूल्स कहते हैं। इमिग्रेशन रूल्स क्या कहते हैं कि जी एक तो आपको दिखाना पड़ेगा कि वो अपने किसी एज, इलनेस या डिसेबिलिटी की वजह से अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर सकते और वो मामू के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो फिर वो यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको अफोर्डेबिलिटी की बात दिखानी पड़ती है या दिखाना पड़ता है कि वहाँ पे उनको वो हेल्प मिल सकती है पाकिस्तान में कि नहीं। सो अब उनकी एज पे डिपेंड करता है, उनकी कोई डिसेबिलिटी है या उनकी कोई इलनेस है तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। कहने की बात ये, यूके में उनका काम होना बहुत मुश्किल लगता है। जहाँ तक यूरोपियन रेगुलेशंस की बात है, अगर उनके मामू कहते हैं कि हाँ जी मैं लुक आफ्टर करना चाहता हूँ और मामू के ऊपर वो डिपेंडेंट हैं, यानी मामू उनको पैसे भेजते हैं, मामू से उनका सारा घर का खर्चा चलता है, मामू से ही उनका हाउस होल्ड के बिल्स जाते हैं और उनके जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, अखराजात होते हैं, वो सब जाते हैं और मामू के पास पूरा एविडेंस उस चीज़ का मौजूद है, तो फिर एक चीज़ जो की जा सकती है वो ये कि मामू यहाँ से चले जाते हैं किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर।
जहाँ पे वो जाके एक यूरोपियन वो नेशनल के तौर पे अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करने शुरू कर दें, यानी वो जाके वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दें, या वो काम करना शुरू कर दें, या कोई बिजनेस शुरू कर दें। अगर वो किसी यूरोपियन कंट्री में ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अगर वो अपने डिपेंडेंट को बुलाना चाहें जो उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के तौर पे काउंट होंगे और वो पूरी डिपेंडेंसी प्रूव कर सकें, तो फिर ये साहब उनको ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे उस यूरोपियन कंट्री के अंदर। यही एक रास्ता यूरोपियन रेगुलेशंस के तहत बन सकता है, और कोई भी नहीं। उसके बाद अगर वो कुछ अर्से बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद वो कहते हैं कि अच्छा जी मैं वापस यूके आना चाहता हूँ, उनका डिपेंडेंट उनके साथ रह रहा है, तो फिर वो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है आने की। लेकिन उसके लिए उनको ये दिखाना पड़ेगा कि जो मामू हैं, जो ब्रिटिश नेशनल हैं, वो यहाँ से पहले किसी यूरोपियन कंट्री में गए, वो वहाँ पे अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी वो रह रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके बिल्स, उनके टेनेंसी एग्रीमेंट्स, उनके डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन, उनके टैक्सेस वगैरह सब कुछ वहाँ पे हो, जिससे कि प्रॉपर वो रह रहे हों वहाँ पे, तो फिर वो एक पॉसिबिलिटी उनके लिए बन सकती है, सिर्फ तब अगर ये साहब कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं और वो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर के तौर पे इनको लेकर आना चाहते हैं। अगर उस तरह से उस रास्ते पे वो जाते हैं तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन काफ़ी लंबा रास्ता है और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं इसमें, खासतौर पे अगर आपकी डिपेंडेंसी प्रूव नहीं होती। ये केसेस मोस्टली हारे जाते हैं जब आप डिपेंडेंसी प्रूव ना कर सकें, क्योंकि यूरोपियन रेगुलेशंस तो बिल्कुल क्लियर हैं। अगर एक ब्रिटिश नेशनल किसी यूरोपियन कंट्री में जा रहा है तो वो सारा यूरोप के रेगुलेशंस ही अप्लाई होंगे। अगर वो वहाँ पे जाकर अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें तो उनको यूरोपियन राइट्स मिल जाते हैं। अब उसके अंदर वो अपने डिपेंडेंट को, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर को लेकर आना चाहें तो लेकर आ सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जब डिपेंडेंसी प्रूव नहीं होती। सो ये देखना पड़ेगा इनके केस के अंदर कि अगर इनकी डिपेंडेंसी बनती है तो ये इनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप, बहुत मालूमात मिलती है। थैंक यू वेरी मच सर। जी बताइए। मेरे 2 सवाल हैं सर। पहला सवाल तो कि मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, मेरे 2 बच्चे भी ब्रिटिश नेशनल हैं। मेरी जो पार्टनर है वो अनमैरिड पार्टनर थी, उनको उन्होंने होम ऑफिस में 2.5 साल का फैमिली स्टे दिया था, फैमिली बेस पे। तो वो स्टे अब 2.5 साल का 2 महीने बाद खत्म हो रहा है उनका। तो मैं ये पूछना चाहता था कि कौन सा फॉर्म मुझे फिल करना है, और एक और मेरे कि मैं उनको प्रीमियम सर्विस पे जाके करा सकता हूँ। मेरे सर्कमस्टांसेस बिल्कुल सेम जो पहले थे, 2.5 साल पहले जब स्टे मिला था वही है, मैं काम कर रहा हूँ, बच्चे मैं नेशनल है और वो सेम सर्कमस्टांसेस है। मुझे कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा और मैं प्रीमियम सर्विस पे करा सकता हूँ? एक सवाल तो ये था। दूसरा सवाल है कि मेरा एक छोटा भाई है, उसने यूरोपियन में शादी की थी, उसको इंडेफिनिट स्टे मिल गया यूरोपियन की बेस पे लास्ट मंथ। तो अब वो नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए उसको 1 साल इंतजार करना है, क्योंकि वो पिछले 10 साल से यहाँ पर लीगल ही रहा है। वैसे स्टूडेंट था पहले, स्टूडेंट से फिर शादी कर ली, तो उसको वैसे 10 साल तकरीबन हो गए लीगल, और इंडेफिनिट स्टे मिलेगा उसको 1 महीना हुआ यूरोपियन की बेस पे। ठीक है। तो वो उसको नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ेगा या स्टेट अवे कर सकता है? ये 2 सवाल है। ओके, जो दूसरा सवाल है उसका तो मैं आपको सीधा सीधा जवाब दे दूं कि उनको अभी 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से वो अप्लाई करेंगे, वो जब नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको ये प्रूव करना होगा कि जिस डेट को वो नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल आज 9 मार्च है, अब वो 9 मार्च से 5 साल पहले जाके देखें कि वो कहाँ पे थे। अगर वो 9 मार्च से 5 साल पहले जाके देखते हैं और वो यूके में थे, लीगल थे, तो उनका वो 5 साल का पीरियड काउंट होगा। उसके बाद उनको 1 साल और उस परमानेंट रेजिडेंस के बाद इंडेफिनिट लीव के ऊपर गुजारनी है, और वो जब एक टाइम उनका गुजर जाता है तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर नेचुरलाइजेशन। सो ये तो आपका दूसरा सवाल हो गया। जो पहला सवाल था आपका कि आपकी वाइफ हैं, वो आपके अनमैरिड पार्टनर के तौर पे यहाँ चल रही थी, आपको सारा कुछ हुआ, जो फॉर्म इस्तेमाल करना है वो आपने FLR फॉर्म इस्तेमाल करना है, FLRO, उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे फॉर डिस्क्रेशनरी लीव की एक्सटेंशन के लिए। आपकी डिस्क्रेशनरी लीव लगी हुई है, इसलिए आप जाके सेम डे सर्विस के अंदर नहीं अप्लाई कर सकते। डिस्क्रेशनरी लीव की जो एक्सटेंशन होती हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, वो आपको सेम डे सर्विस के लिए अलाउ नहीं करते। सो आपको बाय पोस्ट एप्लीकेशन करनी होगी। जो होम ऑफिस की फीस है वो अभी तो 601 पाउंड है, अब आगे से अप्रैल में बढ़ जाएगी, तो फिर कितनी होगी वो फिर मेरा ख्याल उसके अंदर एक टेबल पे लिखा हुआ है सारा कुछ, 674 पाउंड समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह से हो रही है। सो जो भी वो फीस होगी वो आपने फिल करनी है, पे करनी है, और जो फॉर्म है वो आपका FLRO फॉर्म होगा, जिसके ऊपर आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। आपने बताया सर्कमस्टांसेस आपके एग्जैक्टली सेम है, उसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन लगाइएगा कि बच्चे अभी भी हैं यहाँ पे आपके साथ, आप लोग एज अ फैमिली यूनिट रह रहे हैं, वो आपके साथ आपके घर पे आपके हाउस होल्ड का हिस्सा बन के रह रही हैं, आपकी ऑब्वियसली पार्टनर के तौर पे, आपकी वाइफ के तौर पे रह रही हैं, वो सारा कुछ लगा के, उससे सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होना चाहिए। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अब नाज़रीन, एक हमारी पहली ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में।
नाज़रीन, अपनी पहली ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। जी, पहली कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने एक अजीज हैं, उनके बिहाफ पे बात करना चाहती हूँ। उनका केस कुछ ये है कि उनकी वाइफ और 2 बच्चों को यहाँ पे डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन मिली थी 2013 में। और लेकिन उनकी वाइफ से सेपरेशन चल रही थी और कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्होंने बच्चों से मिलने का ऑर्डर लिया और उसके तहत उन्होंने लाइक वो कॉन्टैक्ट कर रहे थे और उस बिहाफ पे उन्होंने होम ऑफिस में फर्दर लीव टू रिमेन अपनी अप्लाई की और उसमें कोर्ट कॉन्टैक्ट चार्जेस वगैरह लगाए और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और कुछ पिक्चर्स लगाई कॉन्टैक्ट करते हुए एज एन एविडेंस। जी। तो कोर्ट उन्होंने होम ऑफिस ने उसको कंसिडर किया और उसके बाद उन्होंने बायोमेट्रिक्स भेज दिए और उसके बाद विद इन 4 to 6 वीक्स के बाद उन्होंने एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि आप हमें एविडेंस दें कि आप बच्चों को मिलते रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे सिटी से ट्रैवल कर रहे थे तो वो एविडेंस मांगी उन्होंने कि ट्रैवल टिकट्स वगैरह भेजें ये प्रूव करने के लिए कि आप कांटेक्ट करते रहे। अब वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई थी कि वाइफ जो है वो बहुत फिजिकली जो है वो बीमार हो गई। उसने फादर को अलाउ किया कि ठीक है आप रेगुलर कांटेक्ट करें, बच्चों की सारी जिम्मेदारी लें जी, उनको स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करें। और तो उसके लिए क्या किया उसने कि वो पास मूव हो गए ना सेम टाउन में। ठीक है। तो फिर लॉयर ने कहा कि भाई वाइफ भी जो है वो जो सेपरेटेड वाइफ है वो अपना एक एफिडेविट दे कि लाइक ये बात जो है रेगुलर कांटेक्ट कर रहा है। आप मुझे बताइए अब आपका क्वेश्चन इस वक्त क्या है? ये जो साहब हैं उनको डिस्क्रेशन लीव मिली ना? जी सॉरी, डिस्क्रेशन लीव किसको मिली थी? साहब को मिली थी ना? वाइफ को मिली और 2 बच्चों को। अच्छा, वाइफ और बच्चों को। सो जो हस्बैंड है वो ब्रिटिश नेशनल है? नहीं, वो उनका कोई स्टेटस नहीं था। अच्छा, उनका कोई स्टेटस अप्लाई किया फर्दर लीव टू रिमेन के लिए। अच्छा ठीक। तो उन्होंने फिर ये नई सिचुएशन ये भेजी कि अभी वो रेगुलर कांटेक्ट कर रहा है और वाइफ जो है वो उनको करने दे रही है बिकॉज शी इज नॉट वेल। तो उन्होंने साथ में कुछ मेडिकल एविडेंस भी लगाई उसकी हेल्थ के इश्यूज पे, वाइफ के हेल्थ इश्यूज पे। तो होम ऑफिस ने रिफ्यूज करके भेजा और उन्होंने बेसिस यही लगाई कि जी 7 ईयर का आपका बच्चा नहीं हुआ जो कि होने वाला है जून में, कमिंग जून में। और दूसरा ये कि आप अपने बच्चों को लेके चले जाए क्योंकि उनकी डिस्क्रिशनरी लीव है तो दे कैन गो, इवन वाइफ भी जा सकती है उधर जाके स्पेंड करें टाइम। ये उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाए। अच्छा। तो अभी फर्दर क्या करना चाहिए? 7 ईयर का बच्चा हो जाएगा 4 जून को, क्या 7 ईयर बेस पे दोबारा अप्लाई करना चाहिए? फॉर द टाइम बीइंग उनके लॉयर ने जो है ना JR उनका अप्लाई कर दिया है ताकि ये जो टाइम पीरियड है ये गुजर जाए। तो आपसे एडवाइस चाहिए कि व्हाट शुड ही डू? ओके, चलें, पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं जी यहाँ पे कि ये जो JR एप्लीकेशन की जाती है टाइम गुजारने के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई वैल्यू बनती है, क्योंकि JR एप्लीकेशन जो होती है वो आपकी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन नहीं होती। सो अगर किसी का टाइम पीरियड चल रहा है, लीगल स्टेटस चल रहा है और उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो उनको नॉर्मली अपील का राइट मिलता है। अगर उनका कोई लीगल स्टेटस नहीं चल रहा और उन्होंने अप्लाई किया और उनको रिफ्यूज़ल हो जाता है और अपील का राइट नहीं मिलता, तो अगर ये कहा जाए कि जी आपका जुडिशियल रिव्यू डालते हैं तो आपका टाइम कंटिन्यू होगा, ऐसी बात गलत है, क्योंकि आपकी वो लीव टू रिमेन एप्लीकेशन नहीं होती। आप उसकी एक वो फर्दर रिप्रेजेंटेशंस डाल सकते हैं या आप उसमें फ्रेश क्लेम डाल सकते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू आपका टाइम एक्सटेंड नहीं करता इन एनी इवेंट, क्योंकि उनके पास पहले भी स्टेटस नहीं था तो उनकी कुछ सिचुएशन चेंज नहीं होती। जुडिशियल रिव्यू सिर्फ एक कॉस्टली एक ऑप्शन होता है, इसलिए मैंने कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह की सिचुएशन में। लेकिन अगर जुडिशियल रिव्यू इस बेस पे डाला जाता है कि जी जो सारी सिचुएशन है उसको देखा जाए तो फैसला सही नहीं किया गया, तो वो एक अलग बात है। क्योंकि जो आप सिचुएशन मुझे बता रही हैं कि वाइफ के पास डिस्क्रेशनरी लीव है, बच्चों के पास डिस्क्रेशनरी लीव है, अब अगर उनको ये कहा जा रहा है कि जी आप यहाँ से वापस जा सकते हैं, तो जिस पॉइंट पे उनको डिस्क्रेशनरी लीव दी गई है वो क्या पॉइंट था, ये भी तो देखना होगा ना। क्योंकि अगर उनको ये कह के डिस्क्रेशन लीव दी जा रही है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि आपने अपने आप को इतना सेटल कर लिया है यहाँ पे
कि आपको यहाँ से निकालना ज्यादती होगी, तभी डिस्क्रिशन लीव दी जाती है। सो अगर वो पॉइंट एक्सेप्ट किया जा रहा है और अब उनसे कहा जाए कि नहीं जी क्योंकि बाप मिलना चाह रहा है बच्चों से और बाप स्टेटस लेना चाह रहा है तो अब ये सारे वापस चला जाए, तो बात तो फिर वही आ जाती है। तो फिर उनकी ओरिजिनल एप्लीकेशन के ऊपर डिस्क्रिशन लीव क्यों दी गई उनको? सो ये एक पॉइंट फाइट करने वाला बनता है। जो लीगैलिटी अगर देखी जाए तो डेफिनेटली अगर बच्चों के 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे और उसके बाद वो एप्लीकेशन डालते हैं तो एप्लीकेशन में ज़रा जान ज़्यादा होती है, क्योंकि फिर आप एक लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं ना। सो आपने वो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, उसके बाद आपने अब 7 साल के बाद एप्लीकेशन डाली। अब बाप कहता है कि जी ये माँ की हालत है कि वो यहाँ पे उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बच्चों को लुक आफ्टर करना पड़ता है। बच्चों को 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं एंड इट वुड बी अनरीजनेबल कि उन बच्चों को यहाँ से निकाला जाए और मुझे भी यहाँ से निकाला जाए क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ अब। तो फिर उनके केस के अंदर एक जान बनती है और फिर भी अगर उनको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है तो फिर मेरे नज़दीक जुडिशियल रिव्यू का बड़ा अच्छा चांस बनता है, क्योंकि फिर आप जाके उसमें आर्ग्यू तो कर सकते हैं ना कि जी एक लीगल रिक्वायरमेंट जो 7 साल की थी वो मैंने पूरी कर ली है, मेरे बच्चे अब 7 साल से ज़्यादा यहाँ पे हो गए हैं उनको, और इट इज़ अनरीजनेबल, वो रीजनेबलनेस वाली बात आ जाती है। इट इज़ अनरीजनेबल कि उन बच्चों को अब यहाँ से निकाला जाए और डिस्क्रिशन लीव उनको पहले दी जा चुकी है। सो इसका मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इन बच्चों को यहाँ से वैसे नहीं निकालना चाहिए। सो ये सारे सर्कमस्टांसेस देखते हुए इसको चैलेंज किया जाए। अगर फिर आपको नजर आता है कि जी जुडिशियल रिव्यू का एक चांस बनता है तो आप जब उसका प्री एक्शन प्रोटोकॉल करते हैं तो उसमें आप दूसरी चीज़ ये भी लिख सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि जी इसके अंदर आप बेशक जुडिशियल रिव्यू में ना जाएं, आप इसके ऊपर हमें एक ऐसा रिफ्यूजल दें जो नोटिस ऑफ डिसीजन होता है जो राइट ऑफ अपील जनरेट करे। सो अगर राइट ऑफ अपील जनरेट हो जाता है तो आप जब कोर्ट में जज के सामने जाते हैं तो आपके चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं, बिकॉज आप जज के सामने जाके अपनी पूरी सिचुएशन बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या वजह है कि माँ बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर सकती और बाप लुक आफ्टर कर रहा है और बच्चों को यहाँ से निकालना अनरीजनेबल क्यों है। वो सब पॉइंट्स जब आपके आते हैं तो एक इमिग्रेशन जज के सामने आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आपका वकील सही होता है और आप सही तरह से केस अपना प्रेजेंट करते हैं। सो मेरा जो नज़रिया इसके ऊपर बनेगा वो ये कि ठीक है आपने जुडिशियल रिव्यू कर दिया, आप उसका इंतज़ार करते हैं, देखिए उसमें क्या होता है, कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो ना सही, लेकिन आपका जब टाइम हो जाता है, जब बच्चों के 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप एक नई एप्लीकेशन डाल सकते हैं इस बेसिस पे कि अब आप एक टेक्निकल लीगल रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहे हैं और उसके ऊपर उनके चांसेस जो फादर के हैं यहाँ पे रहने के वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। सारी बात होती है, कई केसेस होते हैं कि जो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट लॉ में आते हैं, जिस तरह 2+2 हम कहते हैं 2+2 = 4, ये एक सिंपल बात है, सेटल्ड बात है। अगर आप इस तरह के केस को लेकर आते हैं तो इसमें केस को बिल्डअप करना होता है, आर्ग्यू करके उसको उसकी एक फाउंडेशन क्रिएट की जाती है। सो इस तरह के केस के अंदर जब आप वो फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं तो अक्सर ये मैटर जजेस के सामने जाके जब आप आर्ग्यू कर सकते हैं, अपना एविडेंस पेश कर सकते हैं, मदर की तरफ से एविडेंस आ सकता है, बच्चों के स्कूल की तरफ से एविडेंस आ सकता है, उनकी जितनी वो यहाँ की टाइज हैं उनके ऊपर एविडेंस आ सकता है, तो आपके केस के अंदर एक बहुत डिफरेंट जान पड़ सकती है। मेरा ख्याल है कि अब जो भी टाइम गुजरता है 7 साल के बाद बच्चों की एप्लीकेशन बच्चों के 7 साल गुजरने के बाद बाप की एप्लीकेशन करें तो ज़्यादा बेहतर चांस इसमें बन सकता है। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, मुझे अपना सवाल पूछना है। हमने 7 साल के बिहाफ अपना एप्लीकेशन डाली थी 2012 में 9 जुलाई के बाद। ओके। और फिर वो चलता चलता साल गुजरा, फिर रिफ्यूज किया, फिर कंसर्न ऑर्डर हुआ, फिर होते होते आखिर रिफ्यूज करके अभी उन्होंने हमें अपील राइट दिया है। एक तो मुझे ये पूछना है कि हमें क्या क्या एविडेंस लगाने चाहिए, और दूसरा जब हम गए थे ना, इन्होंने हमें रिपोर्टिंग पे अब लगाया और मैं और मेरे हस्बैंड गए थे तो उधर हमारे से 4 बंदों ने इंटरव्यू भी किया था और हमारे फिंगरप्रिंट्स भी लिए थे। तो ये क्या साइन देता है, कुछ अच्छा देगा या क्या करेगा, और हमें क्या क्या एविडेंस अपना अभी से मेरी हियरिंग को 2 महीने रहते हैं, तो क्या क्या मैं रखूं चीजें अभी से रेडी करके जो हमारे लिए हेल्प करे सारे। चलें ठीक है। देखिए, आपका जो केस बनता है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की बेस पे बनता है कि आपके बच्चों को 7 साल से ज़्यादा यहाँ पर हो चुके हैं और उनको यहाँ से निकालना उनके लिए अनरीजनेबल होगा। अब जो बात आती है कि वो साइन क्या है कि 4 लोगों ने आपका इंटरव्यू किया तो उसमें क्या होगा, वो साइन कोई भी नहीं होता जी। मैं इसको कभी भी एज अ साइन कंसिडर नहीं करता। कई दफ़ा आपके इंटरव्यू के बाद आपको स्टेटस दे दिया जाता है, कई दफ़ा आपके इंटरव्यू के बाद आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बना दिए जाते हैं। सो डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं आपके केस के साथ। अपील राइट आपको मिला है, अपील की हियरिंग आपकी आने वाली है, आपके जो बच्चों का एविडेंस होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो एविडेंस क्या होगा?
अब एक बच्चा जो यहाँ पे रह रहा है, जिसको 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो कब आया था या वो यहीं पैदा हुआ था, वो सारी चीज़ों को देखते हुए आप उसका एविडेंस तैयार करते हैं। मैं नॉर्मली इसमें कहता हूँ कि आप कुछ अपने सोशल वर्कर्स को इन्वॉल्व कर लीजिए, आप अपने बच्चों के जो टीचर्स हैं उनको इन्वॉल्व करें, उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह चलते रहे हैं तो आप उनके डॉक्टर से लेटर्स ले सकते हैं, आपके बच्चों के फ्रेंड्स होंगे यहाँ पे, आप उनसे लेटर्स ले सकते हैं, उनकी फैमिली से लेटर्स ले सकते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स लगाइए बहुत सारे जो कि उनको दिखाएं कि वो बाकी लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक गलती जो हमारे जो देसी लोग ज़्यादा करते हैं वो क्या होती है कि जी एक पाकिस्तानी फैमिली अगर है तो उनके जितने सपोर्टिंग लेटर्स होते हैं वो सारे पाकिस्तानियों से लेटर्स होते हैं, मस्जिदों के लेटर्स लगे होते हैं, वो पाकिस्तानी फैमिलीज़ के लेटर्स लगे होते हैं कि जी सारे के सारे वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, आज से कुछ अर्सा पहले जो बात होती थी कि उनके यहाँ के साथ टाइज क्या हैं उसमें तो वो चीज़ चल जाती थी। अब जो बात है वो ये है कि क्या इनको वापस जाके कोई डिफ़िकल्टी होगी सेटल होने में। सो उस डिफ़िकल्टी को दिखाने के लिए अगर आपने सारे पाकिस्तानियों के ही लेटर्स लगाए तो उन्होंने कहने कि जी आप तो अपनी कम्युनिटी में ही सिर्फ मिक्स अराउंड करते हैं, आप किसी बाहर की कम्युनिटी में तो जाते ही नहीं, आप यहाँ के लोगों से तो मिलते ही नहीं, आपके तो सारे के सारे अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, तो आपको वापस जाने में कोई सेटलमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप बच्चों को देखें, अगर आपके बच्चे सिर्फ और पाकिस्तानी बच्चों के साथ ही खेलते हैं, आप खुद फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी हैं, आपके बच्चे भी पाकिस्तानियों के साथ खेल रहे हैं, वो पाकिस्तानियों के साथ उर्दू में ही बात करते हैं या पंजाबी में बात करते हैं, वो स्कूल जाते हैं उनके वहाँ पे भी वही सारे फ्रेंड्स हैं, वो शाम को सोशलाइज करते हैं बच्चों के साथ तो वो भी सारे वही फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने यही बात कहनी ना कि ये बच्चे सारे उसी माहौल में पल रहे हैं तो ये वापस जाके वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी मस्जिद का लेटर बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, आप मस्जिद का लेटर लगाएं, मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ नहीं कि आप बच्चों को दीनी तालीम दें, लेकिन आप जितना ज़्यादा उस पर शोर मचाएंगे उससे क्या नज़र आता है कि आप अपने कल्चर को, अपनी टाइज को अपने साथ जोड़ के बैठे हैं। सो अगर आपने वही सारा एविडेंस देना है तो वो कहेंगे जी इन बच्चों को तो कोई मसला नहीं, वापस जाके अपनी कंट्री में सेटल हो सकते हैं। सो मैं क्या चीज़ कहता हूँ कि आप जब एविडेंस लगाइए तो उनके जो नॉन आपकी कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़्यादा एविडेंस लगाइए, उनको दिखाएं कि वो इतने मल्टीकल्चरल माहौल में रह रहे हैं कि उनके लिए यही चीज़ हेल्थी है। अगर वो यहाँ से जाते हैं और उनको एक कल्चर के साथ या एक कम्युनिटी के अंदर बिल्कुल बाइंड कर दिया जाता है तो शायद वो उतना ज़्यादा पलना बढ़ना जो उनका है वो मुश्किल हो जाए। अगर ये सारी चीज़ें आप लेके उसके मुताबिक एविडेंस तैयार करते हैं तो मेरा ख्याल है आपका केस ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये सब इस तरह से है कि क्योंकि अब लॉ इस तरह से हो चुका है, टाइम के साथ साथ आपको चेंज होना पड़ता है, टाइम के साथ साथ वकीलों को भी चेंज होना चाहिए। जब टाइम के साथ आपको नज़र आता है कि कानून भी चेंज हो रहे हैं तो उसके अंदर आप ये नहीं कर सकते कि जी आज से 5 साल पहले जो हम एविडेंस लगाते थे उसी तरह का एविडेंस अभी भी लगाते रहें, वो फिर मक्खी में मक्खी मारने से आपकी बात नहीं बनेगी। सो आप देखें कानून क्या कहता है, उसके मुताबिक अपना एविडेंस तैयार कीजिए। अब फॉर एग्जांपल सोशल वर्कर्स की रिपोर्ट होती है, वो क्या कहती है, सोशल वर्कर आते हैं आपके घर में, वो आपके बच्चों से मिलते हैं आके, वो उनके स्कूल को देखते हैं, उनके फ्रेंड्स को देखते हैं, उनकी लाइफ को देखते हैं, उनकी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ को देखते हैं, उसके मुताबिक उनको क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि जी आप बताएं कि इस बच्चे को इस माहौल से निकाल के अगर पाकिस्तान में या वापस इंडिया में अपने माहौल में उस तरह के माहौल में भेज दिया जाएगा तो क्या इनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या इनको कोई नेगेटिव असर होगा। सो अगर तो वो बच्चे अपनी कम्युनिटी के बच्चों के साथ ही खेलते हैं, वही ज़बान बोलते हैं, वही मस्जिद जाते हैं, वही सारा कुछ करते हैं तो उनको वापस जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये किसी भी जज को चीज़ नज़र आएगी। सो अगर आपके एविडेंस से प्रूव होता है कि नहीं वो इतने मल्टी कल्चरल हो चुके हैं कि वो अपने लोगों की बजाय बाकी सारे इंग्लिश लोगों के अंदर फिरते फिराते हैं, उनके साथ दोस्तियां हैं, वो उनके साथ सोशलाइज करते हैं और जो चीज़ उनको वहाँ पे नहीं मिलेगी तो वहाँ पे आपके केस के अंदर जान बनती है। सो जो एविडेंस की बात है वो आपके पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस को तो मैं नहीं जानता, जो जनरल चीज़ है वो मैंने आपको भी बता दी। आप जो अपनी तैयारी करें आपका एविडेंस ऐसा होना चाहिए कि जज जब उसको देखे तो उसको नज़र आए कि ये बच्चे यहाँ पे इतने सेटल्ड हैं और इतने डिफरेंट लोगों के साथ और इतने डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ या इतने डिफरेंट मल्टीकल्चरल माहौल में रह रहे हैं कि वापस अगर इनको पाकिस्तान भेज दिया जाता है तो वहाँ पे इनको ये सब कुछ नहीं मिलेगा, जिससे इनकी डेवलपमेंट पे, इनके सोशल डेवलपमेंट पे, इनकी एकेडमिक डेवलपमेंट पे, इनकी फिजिकल डेवलपमेंट पे, सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। अब वो सारा कुछ आपने इकट्ठा करना है एविडेंस के अंदर ताकि जब आप जज के सामने मौजूद हों तो आप जाके ये दिखा सकें कि जी ये बच्चा जो यहाँ पे बैठा है ये अब यहाँ की पैदावार है, यहाँ की प्रोडक्ट है, इसको अगर आपने निकाल के वापस पाकिस्तान में डाल दिया तो वहाँ के माहौल को ये नहीं जानता। अभी ये जो YM केस एक आया था अभी रिसेंटली, उसके अंदर भी ये पॉइंट उठाया गया था कि अगर माँ बाप पाकिस्तानी हैं, फॉर एग्जांपल मैं बार बार पाकिस्तान का एग्जांपल देता हूँ, लेकिन अगर माँ बाप पाकिस्तानी हैं तो ऑटोमेटिकली आप ये नहीं कर सकते कि जी बच्चा भी पाकिस्तानी है जब तक उसका एविडेंस नहीं है। सो अगर आपका एविडेंस ऐसा है कि जी बच्चा यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 साल का है,
वो यहाँ पर आया था जब वो 3 साल का था, अब उसने 7 साल गुजार ली। जो उसकी स्कूलिंग चलनी थी, उसकी नर्सरी, उसकी लैंग्वेज एबिलिटी, सारा कुछ यहीं पे डेवलप हुआ। अगर ऐसा है तो फिर अब वो 10 साल का बच्चा अगर यहाँ से निकलता है, अब उसकी जो वो बात करता है तो वो इंग्लिश में बात करता है, ठीक है। अक्सर कहाँ इस तरह के सिचुएशंस में क्या होता है कि जी बच्चे समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो अगर ऐसी सिचुएशन नजर आती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे, तो क्या उनको यहाँ से निकाल के पाकिस्तान के माहौल में बिठा देना जहाँ पे वो बात नहीं कर सकते लोगों के साथ, क्या उनकी पर्सनालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा? क्या उनकी पर्सनालिटी टिमिड नहीं हो जाएगी कि वो बिल्कुल खामोश होने लग जाएं, चुप करके बैठने लग जाएं, वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, वो एम्बैरेस्ड फील करेंगे कि वो बात नहीं कर सकते किसी के साथ, बाकी बच्चे उनको मजाक करेंगे? अगर ऐसी सारी चीज़ें आप एविडेंस में डाल सकते हैं तो वो आपका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अब ऑब्वियसली जो आपका वकील इसको केस को डील कर रहा है, ये उसका काम बनता है कि वो बैठ के आपके केस को समझ के, कानून को समझ के आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करे। मैं यहाँ पे जो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ऑब्वियसली होपफुली इसलिए इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ कि आपको इसमें कोई ना कोई ज़रूर हेल्प हो जाएगी। अपने केस की तैयारी बहुत अच्छी कीजिएगा। जो आपकी अपील होती है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हियरिंग होती है। उसके अंदर अगर जज ने फैसला कर दिया कि वो आपके फैक्ट्स को, आपकी क्रेडिबिलिटी को नहीं मानता, तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सो इसलिए अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। ओके जी। अब नाज़रीन, हमारी दूसरी ब्रेक का टाइम हो रहा है। मुझे तो लगता है कि 2 मिनट में ब्रेक आ जाती है, पता नहीं आपको कैसा लगता है, लेकिन ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर अपना सिलसिला जारी रखते हैं। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। नाज़रीन, अपनी दूसरी ब्रेक के बाद आपको वापस खुशामदीद कहता हूं, और अब हम दूसरी ब्रेक के बाद पहली कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। बहुत लंबा नहीं करना, बताइए। नहीं, छोटा ही होगा। हाँ। पिछले साल हम लोगों ने केस जमा करवाया था, मेरा और मेरे हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड को 12 साल हो गए और मुझे 5 साल हो गए। उसके बाद उन्होंने मई में रिफ्यूज करके भेज दिया था, और हमारे वकील ने बोला था कि आप ना अपील के लिए हम राइट मांग सकते हैं उनसे। ठीक है। फिर वो सब वो चला गया। अगस्त में उन्होंने दोबारा वो भेज दिया। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिला था। आज हमारे वकील के साथ हमारी अपॉइंटमेंट थी, तो उन्होंने हमें बताया है उसका कोई जवाब नहीं आया जो हमने अपील के लिए भेजा था। आज जो उन्होंने बताया वो कहते हैं कि आप ना रिपोर्टिंग के लिए आपको बुला रहे हैं 11 मार्च को। अच्छा। तो अब ये आपसे पूछना था कि आप बताएं, हमें जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? ओके, चलें, कोशिश करता हूँ जी। पहली बात तो जो ये सवाल होता है ना कि रिपोर्टिंग पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अगर आपको रिपोर्टिंग पे बुला लिया तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि कानूनन रिक्वायरमेंट यही है। अगर आपके पास यहाँ पे लीगल सेटल स्टेटस नहीं है या कोई भी स्टेटस नहीं है तो आपको रिपोर्टिंग पे बुलाया जाता है, इसीलिए कि वो नज़र रखना चाहते हैं कि जिन लोगों के पास स्टेटस नहीं है उनको हम रेगुलेट कैसे करें। आपको जब रिपोर्टिंग पे बुलाया जाता है तो उसका मकसद यही है कि अगर आपको स्टेटस देना तब भी दे सकते हैं, अगर आपको निकालना है तब भी आपको निकाला जा सकता है, बट बेसिकली आपको उनके साथ इन टच रहना चाहिए। अब जो आपका सवाल है कि जी वो जो अपील के लिए भेजा था उसका कोई जवाब नहीं आया, अब मुझे नहीं पता कि वो क्या भेजा गया है, मुझे नहीं पता क्या आपने किस ग्राउंड के ऊपर आर्ग्यू किया कि आपको अपील का राइट मिलना चाहिए, बिकॉज अभी जो कानून अब जिस तरह से चल रहा है उसके अंदर आपको अपील का राइट मिलना बहुत उन्होंने लिमिटेड कर दिया है। हर चीज़ के अंदर वो ये कहते हैं कि जी आप वापस अपनी कंट्री जाइए, वहाँ से जाकर आपको अपील का राइट मिलेगा। अब आपके हस्बैंड को यहाँ पे रहते हुए 12 साल हो गए हैं, जो कानून कहता है वो तो वही 20 साल वाली बात कहता है कि उनको 20 साल गुजर चुके हों यहाँ पे, अनलेस उनकी उम्र 18 और 25 साल के दरमियान है और उनको जो 12 साल गुजरे वो आधी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पे गुजार ली। अगर तो उसके अंदर आती है बात तो बात बनती है। आखिरी पॉइंट जो बनता है, जो पैराग्राफ 276 ADE 6 का पॉइंट बनता है, उसके अंदर हम ये कहते हैं कि जी वो उनको 20 साल भी नहीं हुआ अभी यहाँ पे रहते हुए, लेकिन उनकी वापस जाके ज़िंदगी कंटिन्यू करने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, को बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी जिसकी वजह से वो वापस नहीं जा सकते। उस पॉइंट के ऊपर आर्ग्यू किया जाता है। अब अगर आपकी उस एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कर सकते हैं। वहाँ पे आप जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर कोई आपके एविडेंस को देख के कोई बात बनती है कि नहीं, कि आप वाकई ये चीज़ प्रूव कर सकेंगे, मुझे वापस जाके डिफ़िकल्टीज होंगी। ये सारी बातें हैं। अब जो अपील वाली बात है वो उसके अंदर तो यही है कि आप उनसे कहें कि जी आपको एक इन्फोर्समेंट डिसीजन सर्व किया जाए जिसमें हो सकता है आपको अपील का राइट मिल जाए,
क्योंकि अगर आपने ह्यूमन राइट्स से कोई एप्लीकेशन की थी, उसको रिफ्यूज़ किया जाता है, तो उसके ऊपर आपको अपील का राइट मिल सकता है, अगर वो आपको एनफोर्समेंट भी उसके ऊपर फॉलो अप करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक रिपोर्टिंग वाली बात है वो तो आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज उसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर आप रिपोर्टिंग पे नहीं जाते तो उनके सिस्टम में आ जाएगा कि ये लोग वो हैं जिनको रिपोर्टिंग पे बुलाया गया, ये नहीं आए, इसका मतलब ये एब्सकॉन्डर्स हैं, कहीं पे भी अगर ये मिलते हैं इनको पकड़ लिया जाए और उनको डिटेन कर लिया जाए। सो अगर आपको अभी ना भी उन्होंने डिटेन करना हो तो वो आपको वैसे पे ढूंढने लग जाएंगे, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग पे बुलाया और आप नहीं जा रहे। सो मेरी नज़र में तो वो एक और ही बखेड़ा खोलने वाली बात होती है कि आप रिपोर्टिंग पे ना जाएं। हाँ, अगर आप जाते हैं रिपोर्टिंग पे, खुदा न खास्ता आपको डिटेन कर लिया जाता है, आपके वकील की तरफ से कोई ना कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए जो आपको सेफ रखती है। सो अपने वकील से यही बात कीजिए कि हाँ, रिपोर्टिंग पे आपको बुलाया गया है तो आपको जाना चाहिए, लेकिन आपकी कोई एप्लीकेशन ऐसी हो जो कि आपको महफूज रखे। अब अगर आपकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजी गई है जिसको भेजे हुए 6-8 महीने हो गए हैं, जिसका कोई जवाब नहीं आ रहा, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपकी सेफ्टी बनती है। अगर आपका कोई केस, कोई फ्रेश क्लेम डाला गया है तब भी सेफ्टी बन सकती है, या कोई नई एप्लीकेशन डाली गई है उसके ऊपर भी सेफ्टी बन सकती है। सब डिपेंड करता है कि आपके केस में पहले क्या किया गया। सो मैं आपको भी यही कहूँगा कि एक तो रिपोर्टिंग वाला जो जवाब है वो तो ये कि रिपोर्टिंग के लिए ना जाना आपके केस के लिए और आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा कर सकता है। और अगर रिपोर्टिंग पे जा रहे हैं तो कोई एप्लीकेशन डाल के अपने आप को महफूज रख के फिर जाइएगा। ओके जी, आप अपने वकील से ज़रूर बात करें इसके ऊपर कि वो आपको इसमें गाइड कर सकें। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर, की हाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक सर। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत थैंक यू। पहले नंबर से तो ये तारीफ वैसे नहीं कर रहे हैं, जिस तरह आप जवाब देने हैं कोई दूसरा सलिसिटर इस तरह कोई जवाब नहीं दिंदा। बड़ी मेहरबानी आपकी सर जी, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच आपकी तारीफ का। हाँ जी, तारीफ वैसे क्वेश्चन वास्ते नहीं सी, मोस्टली आपका प्रोग्राम सुनते हैं और बहुत एक छोटी सी एडवाइस भी है कि आपका प्रोग्राम घंटा तो बहुत थोड़ा है, 2-3 घंटे होना चाहिए। सर, आप दिन में 24 की बजाय 27-28 घंटे कर दें तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2-3 घंटे का प्रोग्राम करूं। सर, आपके लिए 1 घंटा तो बहुत कम है, कम से कम 2 घंटे तो प्लीज करें ना। अच्छा जी, मैं देखता हूँ जी इस पे क्या हो सकता है। 1 घंटा और कहाँ से मैं निकालूं, अभी ये 24 घंटे पूरे नहीं होते। अच्छा बताइए, आपको कोई सवाल है सर? दूसरा ये क्वेश्चन ये था कि मैंने पाकिस्तान में शादी की हुई है, ब्रिटिश है, मेरा ब्रिटिश नेशनैलिटी है। उधर मैंने अपनी सब वेस्टली सब डॉक्यूमेंट तैयार करके सलिसिटर के पास लेकर गया था। उन्होंने कहा कि आप पहले काम करते थे एजेंसी के साथ, अभी आपकी जॉब हो गई है परमानेंट और आप ये अप्लाई ना करें, परमानेंट जो जॉब है उसके पेपर दोबारा तैयार करें और दोबारा अप्लाई करें। पहला तो ये है कि अब मैं कह सकता हूँ कि दोबारा मुझे पेपर तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, और बताएं। और दूसरा ये कि अगर उधर मेरा कोई बच्चा अगर होता है उसके लिए वो अलहदा अप्लाई करना पड़ेगा या उसके माँ के साथ ही उसका भी हो जाएगा? अच्छा, और तो कोई नहीं, प्लीज ये बताना कि ये मुझे और क्या इसके बारे में क्या करना चाहिए, नए पेपर बनाने चाहिए या अप्लाई कर सकता हूँ या कैसे हो सकता है? चलो मैं बताता हूँ आपको। देखिए जी, जब आप एजेंसी के साथ काम करते हैं, एजेंसी के साथ काम करने का सिर्फ मसला ये होता है क्योंकि आपकी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, वो सब कुछ डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट आपको आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए। कई दफ़ा हो सकता है आप डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के पास जा रहे होते हैं, सो इसलिए उससे आपकी कोई वो कंफर्मेशन नहीं होती कि जी आपका जॉब वाकई ये पक्का है और ये आगे चल रहा है। अब आपका जॉब क्योंकि पक्का हो गया है, अब उस पक्के जॉब के ऊपर आपको जो अपनी पे स्लिप्स लगानी है वो आपको अपने 6 महीने का एविडेंस लगाना है। सो मुझे नहीं पता कि अभी आपकी जॉब को पक्के हुए कितना टाइम हुआ है, लेकिन जब से आपकी जॉब परमानेंट हुई है तब से आपके 6 महीने का एविडेंस होना चाहिए। वो जो जॉब की आपकी पे स्लिप्स आती हैं, उस पे स्लिप के अंदर जो अमाउंट होता है वो अमाउंट आपका डायरेक्टली बैंक में जाए, एम्प्लॉयर की तरफ से तो ज़्यादा बेहतर होता है ताकि आप अपना एविडेंस सही तरह से दिखा सकें। सो इस चीज़ में तो मैं इत्तेफाक करता हूँ आपके वकील के साथ कि अगर आप पहले एजेंसी का काम कर रहे थे और एजेंसी के थ्रू करते करते अब आपकी परमानेंट जॉब होगी, तो परमानेंट जॉब के ऊपर आपका ज़्यादा टाइम होगा, बिकॉज एजेंसी वाला जो टाइम है, जो आपने सारा टाइम गुजारा है, वो आपका एज सेल्फ एम्प्लॉयड काउंट होगा। सो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड को और एम्प्लॉयड को काउंट कर रहे हैं इकट्ठे, तो वो आपको मुश्किल आ सकती है एविडेंस बनाने के लिए। सो बेहतर यही होगा, आसानी आपके लिए ये होगी कि आप 6 महीने का पूरा एविडेंस करें।
दूसरा आपका सवाल ये कि जी जो आपका अगर बच्चा हो जाता है तो क्या वो माँ के साथ ही अप्लाई कर देगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा? सर वो ज़माने गए कि जब माँ के पासपोर्ट के अंदर बच्चे की इतनी सी तस्वीर लगा देते थे और कहते थे कि जी ये भी सारा उसके अंदर ही हो जाएगा। अब वो नहीं है, अब बच्चे का अलग पासपोर्ट होगा, बच्चे की अलग एप्लीकेशन होगी, माँ की और बच्चे की दोनों की एप्लीकेशन सेपरेट सबमिट की जाती हैं। आप उनको एक पैकेट में डाल सकते हैं लेकिन 2 सेपरेट एप्लीकेशंस होनी ज़रूरी हैं। आप इकट्ठे उनको सबमिट कराते हैं, सबमिट कराने के बाद उनके फैसले जो होते हैं वो भी 2 फैसले आते हैं। सो अगर उन्होंने आपको स्टेटस देना होगा तो वो आपके बच्चे का और आपकी वाइफ का स्टेटस इकट्ठा लग जाएगा। आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी मैं वाइफ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो एक बच्चा साथ है वो उसका ऑटोमेटिकली साथ हो जाएगा, वो साथ नहीं होगा। तो आपको उसके लिए सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर जी, अपना 6 महीने का एविडेंस जमा करें और उसके बाद अप्लाई करें, आपको आसानी रहेगी। ठीक है, अभी थोड़ी सी मुश्किल लगेगी यार, और टाइम करना पड़ेगा और वक्त गुजरेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा एविडेंस बनाने के लिए, लेकिन जब आप फैसला करने के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। ठीक है सर जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम फाजिया है। मेरा आपसे क्वेश्चन था, मैं थोड़ी सी आपको पहले डिटेल बता दूं। बिल्कुल शॉर्ट रखिएगा प्लीज, बताइए। जी जी बिल्कुल, हाँ जी, 2013 में हमने टियर 4 के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था। तो अनफॉर्चुनेटली 2 वीक्स के बाद मेरा कॉलेज बंद हो गया। ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा 1 साल में वेट करती रही, उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया होम ऑफिस ने। फिर 2014 में जो है उन्होंने मुझे रिफ्यूज करके जो है ना वो भेज दिया कि कॉलेज की वजह से। लेकिन मुझे उन्होंने अपील का राइट दिया। फिर मैंने अपील जो है ना वो डाली, उन्होंने मुझे 23 फेब जो है ना वो 15 में उन्होंने मुझे हियरिंग की डेट दी। लेकिन अभी उन्होंने बोला मुझे कि डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लाने हैं, जैसे कि कैश लेटर और बैंक स्टेटमेंट। मेरे पास क्योंकि वर्क ऑफ राइट नहीं था, मैं जॉब वगैरह नहीं कर रही थी, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, लेकिन 1 साल में 1.5 साल में उन्होंने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। अभी उन्होंने बोला कि हम मतलब एक्सपेंसेस नहीं कर सकते वो कैश वगैरह के लिए। तो अभी वो मुझे पाकिस्तान वापस बुला रहे हैं क्योंकि वो मेरी शादी करना चाहते हैं। जिस जगह वो मेरी शादी करना चाहते हैं मैं वहाँ करना नहीं चाहती। ठीक है ना, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं यानी कि यहाँ पे लीगल रहूँ। ठीक है, क्योंकि वो मुझे पाकिस्तान बुला रहे हैं। तो आप काइंडली मुझे सुजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए इन सारी सिचुएशन में। सिचुएशन आपकी ज़रा गंभीर हो गई है जी, क्योंकि जब आपने आखिर में ये कह दिया ना कि आप शादी करना नहीं चाह रही और वो आपकी ज़बरदस्ती शादी करना चाह रहे हैं कहीं पे, तो उसमें कुछ फोर्स्ड मैरिज का एक एलिमेंट आ सकता है। मुझे अभी आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं कि मैं आपको यहाँ पे बता सकूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, लेकिन जो सुन के लग रहा है, अगर आप समझती हैं कि आप वापस जाएंगी तो आपकी ज़बरदस्ती शादी कर दी जाएगी और आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती, तो आप असाइलम की तरफ सोच सकती हैं। लेकिन उसके लिए यही कीजिए कि किसी वकील के साथ बैठ के, मेरे साथ मिलना मेरे से मिल लीजिए, जहाँ भी आप बैठ के अपने पूरे सर्कमस्टांसेस को अच्छी तरह से डिस्कस कीजिए और उसके बाद फैसला करें कि आप असाइलम की तरफ जाना चाहती हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप अनमैरिड हैं और आपके साथ कोई बच्चे भी नहीं हैं, तो आपको अगर असाइलम आप करने जाती हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको डिटेन भी किया जा सकता है। सो ये भी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। बाकी जो आपने बताया कि जी कॉलेज आपने अप्लाई किया, आपकी अपील आ गई, ये हो गया वो हो गया, अब मुझे नहीं समझ आई कि आप अपील में किस चीज़ के लिए जाएंगी, क्योंकि अपील तो खैर आपकी गुजर गई, आपने मेरे ख्याल 23 फरवरी की डेट बताई थी आपने। अब जब आपकी अपील का राइट आपको मिल तो गया, लेकिन अगर आपका कैश लेटर था ही नहीं या आपका कॉलेज था ही नहीं, तो आप किस चीज़ पे अपील कर रहे हैं जाके? वो तो आप अपील तब करें ना कि अगर आपके पास कैश लेटर भी होता, आपके मेंटेनेंस फंड्स वगैरह भी होते, तो फिर तो अपील का फ़ायदा होना था, अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं। सो वो तो एक अलग चीज़ है। अब जो बात आती है कि आपकी फोर्स्ड मैरिज का एक इम्कान बन सकता है, हो सकता है आपको उसमें कोई प्रोटेक्शन भी ना मिले, और अगर ऐसी सिचुएशन आपकी बनती है तो उसके ऊपर आप डेफिनेटली असाइलम अप्लाई कर सकती हैं। असाइलम से लोग घबराते क्यों हैं कि वो सुनते हैं इधर उधर से कि जी असाइलम अब नहीं होते। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अगर आपको वाकई जेन्युइनली एक ख़तरा है, जेन्युइनली आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपको वहाँ पे अथॉरिटी से मदद नहीं मिलेगी, जेन्युइनली आपको ये पता है कि आप पाकिस्तान के किसी और हिस्से में जाके नहीं रह सकती जहाँ पे आप महफूज रहें, क्योंकि आप एक खातून हैं, पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है, औरतों को वहाँ पे पूरे मसावी हकूक़ नहीं मिलते हैं। अगर ये सब चीज़ें देखते हुए आप असाइलम की तरफ जाते हैं तो आप बिल्कुल अपना केस जीत सकती हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट जी, सो बेस्ट चीज़ यही है कि प्रॉपर मशवरा कीजिए, उसके बाद फैसला करें कि आपने असाइलम कैसे करना है और असाइलम करना भी है या नहीं करना। ठीक, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जनाब, आपके पास बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया सर, अपना सवाल बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन था, हम क्या नाम है, मेरी यहाँ पे मैं स्टूडेंट था, मेरी मैरिज हुई थी, तो हम फर्स्ट में गए थे एप्लीकेशन जमा करवाने, उन्होंने एप्लीकेशन रख ली है और मुझे एक लेटर दे दिया है एक इंक्वायरी का, हम आपको जवाब देंगे। तो इसका क्या है?
ये तो आपका बड़ा अच्छा, बहुत ही शॉर्ट सवाल था। इंक्वायरी का मतलब ये है कि वो आपके केस के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं। अब आप ये कहें कि जी वो क्या इंक्वायरी कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, वो तो आपके केस के फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने यहाँ पर आया, मैंने आके शादी कर ली, शादी करने के बाद अब मैंने एप्लीकेशन डाल दी है, आपकी वो मैरिज को देखना चाहते हैं कि आपकी जेन्युइन मैरिज है कि नहीं, हो सकता है आपकी वाइफ की एम्प्लॉयमेंट को देखना चाह रहे हो सकता है वो आपके फैक्टर्स को देखना चाह रहे हो सकता है वो आपकी हिस्ट्री को देखना चाह रहे हो। सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंक्वायरी का मतलब यही होता है कि उन्होंने हर चीज़ को खोल के देखना है। अब यहाँ पे अब आपने जिक्र छेड़ ही दिया तो मैं मेंशन करता चलता हूँ कि अब जो एप्लीकेशंस होती हैं वो पहले वाले वो टाइम्स नहीं रहे कि आपने एप्लीकेशन की तो उन्होंने उसके ऊपर फैसला कर दिया और आपको बिल्कुल ठीक ठक करके जवाब दे दिया। ऐसी बात अब नहीं होती। अब ये होता है कि आपने अब एप्लीकेशन की, वो आपके पूरा पिछला हिस्ट्री उठा के देखते हैं, एक एक चीज़ के अंदर वो कोई ना कोई चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं कि कहीं पे आपकी कोई गलती निकल आए और वो उसके ऊपर आपको सूटेबिलिटी पे रिफ्यूज़ कर दें। सो इसलिए वो आप जो इंक्वायरी करने जा रहे हैं उसमें उनको कोई ना कोई या तो शक नज़र आया होगा कि कुछ जेन्युइन नहीं है, या हो सकता है कि वो सिर्फ एक वो फिशिंग एक्सपेडिशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कि जी वो कोशिश करें कि कुछ तो हम ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगा, इसलिए शायद वो इंक्वायरी कर रहे हैं आपकी। अभी इसमें बात करने का कोई फायदा नहीं है। आपको जब इसका जवाब आता है, अगर तो जवाब आपके हक में आ गया तो फिर तो बात ही खत्म होगी। अगर जवाब आपके हक में नहीं आता है तो फिर दिखाइएगा, फिर उसके ऊपर बैठ के बात की जा सकती है कि उसके अंदर क्या निकाला जा सकता है या किस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू किया जा सकता है। बेस्ट ऑफ लक विद दैट जी। नाज़रीन, अब आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप उसके ऊपर मुझे ईमेल कर सकते हैं। शॉर्ट कोई क्वेश्चन हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसका ज़रूर रेगुलरली जवाब आपको देता रहूँ। अपने कमेंट्स भी ज़रूर भेजिएगा, बताइएगा कि हम अपनी सर्विस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लोग अक्सर मेरे साथ अपनी बातें शेयर करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है कि जब मुझे भी कोई एडवाइस मिलती रहती है आपकी तरफ से कि मैं क्या चीज़ बेहतर कर सकता हूँ। सो मुझे ज़रूर मेंशन कीजिए। टाइम टेबल अपना मैं हफ्ते का आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। कल इंशाल्लाह गैंडसेल में लोगों से मुलाकात होगी, वेंसडे को इंशाल्लाह साउथ हॉल में मुलाकात होगी और थर्सडे को इंशाल्लाह मैनचेस्टर ऑफिस में मुलाकात होगी। अब इसके अलावा तो और कुछ कहने वाला आज नहीं रह गया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त वीनस टीवी पे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। गुड इवनिंग।